दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी एक कविता में लिखा था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं। कर्तव्य पथ पर जो चला ये भी सही वो भी सही। कर्तव्य पथ पर जो चला ये भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, जो कुछ भी हो हार नहीं मानूंगा। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी का ये जो सफ़र होता है ये भी कुछ ऐसा ही होता है। जो अपने कर्तव्य पथ पर चलता है, जो कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस कर्तव्य पथ पर बाधाएं भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं, लेकिन जो इन बाधाओं का डटकर मुकाबला करते हैं, जीत उन्हीं की होती है। और भागवत गीता में भी लिखा है कि कर्तव्यों का पालन करे, सत्य की राह पर चले। जो सत्य की राह पर चलता है, कर्तव्य पथ पर चलता है, उन्हीं की जीत होती है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। और मैं हूं आप सभी के साथ प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे इस कार्यक्रम जिसका नाम है अलबेलो राजस्थान। जो बात प्रज्ञा ने कही वो बहुत उत्तम बात कही, लेकिन मैं थोड़ी सी अलग बात कहूँगा और यूँ कहूँगा कि पिछले दिनों एक शब्द बहुत प्रचलन में आया और वो था ड्रोन। अगर ड्रोन से हम राजस्थान को देखें तो राजस्थान का परिदृश्य हमें रेगिस्तान भी दिखाता है, हरा भरा प्रदेश भी दिखाता है, शहरी प्रदेश भी दिखाता है और सबसे आकर्षक लगने वाला ग्रामीण प्रदेश भी दिखाता है। तो यही बात हम आज हवा में उड़ते उड़ते करेंगे। और प्रज्ञा, अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूं 1963 में, तो 1963 का वो समय था जब हमारी भारतीय वायुसेना में पहली बार MiG-21 की एंट्री हुई। सुपरसोनिक जेट फाइटर प्लेन था ये, और इसी के साथ एशिया में हमारा भारत बना सुपरसोनिक जेट फाइटर स्क्वाड्रन का लीडर। इसी के साथ MiG-21 की एंट्री हो गई। तो अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज हम हवा की बातें करेंगे, तो हवा में उड़ते हुए कुछ बातें करें, क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं वो भी हवा में उड़ती हुई बातें करने वाले हैं। आइए हम मिलकर स्वागत करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से पधारे एयर ट्रैफिक इंचार्ज चरण सिंह जी का। बहुत बहुत आपका स्वागत चरण सिंह जी। आप आज अलबेलो राजस्थान में आए हैं, तो बहुत सारी बातें हम हवा करने वाले हैं। और नाम से ही मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है? क्योंकि हम हवाई जहाज में हम सभी बैठे हैं, लेकिन उस हवाई जहाज को ज़मीन से कौन कंट्रोल करता है, वो शख्स आज हमारे सामने है। बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन आप एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं चरण सर। झुंझुनू से आप ताल्लुक़ रखते हैं। झुंझुनू एक गांव, झुंझुनू के पास भी एक गांव में आप रहते थे और वहीं से आपकी पृष्ठभूमि है। तो झुंझुनू की क्या कुछ यादें आपके जहन में हैं कि एक लड़का जो झुंझुनू से निकला और आज इतने बड़े मुकाम पर है? कुछ यादें हैं बचपन की, कुछ शिक्षा दीक्षा की, किस तरह से आप वहाँ, क्योंकि उस वक्त 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ये पहाड़े हुआ करते थे। तो ऐसी यादें मेरे जहन में हैं, लेकिन आपकी यादों की हम बात करेंगे। क्या कुछ जहन में है? आप सभी को मेरा नमस्कार, और दूरदर्शन के जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आभारी हूं कि दूरदर्शन ने मुझे आज मेरे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बारे में और मेरे बारे में जानने के लिए बुलाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा आपने बोला कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से और आज इस मुकाम तक मैं कैसे पहुंचा, ये जर्नी मेरी जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, मैं जहाँ तक सोचता हूँ ये बड़ी प्रेरणादायक जर्नी है जी। और मैं उस पृष्ठभूमि से बाहर निकल करके आया हूँ जो कि बहुत ही गरीब परिवेश में थे जी। गरीब इन द सेंस, मेरे पिताजी एक स्कूल टीचर थे। हाँ। हम 4 भाई बहन हैं, 1 बहन और 3 भाई। और मेरा जो बिगनिंग में स्टार्टिंग का जो पढ़ाई हुआ है, प्राइमरी स्कूल लेवल का पढ़ाई हुआ है, वो गवर्नमेंट स्कूल थी हमारे घर के पास में ही, जो मिडिल स्कूल जिसको बोलते हैं, उसमें मैं पढ़ा हूँ। मेरा बर्थ है वो 1972 का है जी। तो मैं जब स्टार्टिंग के अंदर स्कूल में गया तो बड़ा छोटा था, छोटे, पिताजी टीचर थे इसलिए शायद जल्दी भेज दिया। दूसरे भाई बहनों के साथ ऐसे ही जाने लग गया। लेकिन इतना तो निश्चित है कि कहीं न कहीं स्वाभाविक टैलेंट मेरे अंदर था। तो मैं चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ रहा था।
तो जो मेरे साथ पहले एक एक साल से जो जा रहे थे, उन्होंने जो सीखा वो मैंने शायद 10-15 दिन में ही सीख लिया। अच्छा। तो जो हमारे स्कूल के टीचर थे उन्होंने कहा कि अरे ये तो इसको तो आगे की क्लास में बैठाओ यार, यहाँ नहीं बैठाना। तो सीधा ही मेरे को तीसरी क्लास में बैठा दिया जी। और ऐसे वो सफ़र स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे प्रतिभा है वो शायद स्कूल के अध्यापकों ने पहचानी, और सबसे पहली बार मेरी प्रतिभा को पहचानने वाले जो मेरे मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको आप पहले गांव के अंदर एक पंचायत समिति लेवल के ऊपर एक एग्ज़ाम लगती थी जिसको बोलते थे ग्रामीण प्रतिभावान परीक्षा। अच्छा। गाँव से जो प्रतिभावान बच्चे जिनको समझते थे 8th क्लास पास करने के बाद में लेते थे। तो मेरी हमारी पंचायत समिति उस टाइम पे बुहाना लगती थी। बुहाना झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर बुहाना एक पंचायत समिति होती थी और मेरे गांव का नाम था माकड़ो। तो मेरे स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, 1.5 महीने की जो छुट्टियां होती हैं। मेरे पिताजी ने कहा कि चल तेरे को आज एक, मुझे ये भी नहीं पता था, नहीं उन्होंने मेरा कोई फॉर्म भर रखा है एग्जाम का, बोल चल तेरे को एग्जाम दिला के लाता हूँ आज। मैंने बोल किस चीज़ की? बोल तू चल ऐसे ही दिला के लाता हूँ। मेरे को साथ ले करके चल दिए। मेरे को तो किताब पढ़े हुए बहुत टाइम हो गए थे, 1.5 महीने से मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा था। तो बुहाना के अंदर रात को लेकर गए कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में एग्ज़ाम थी। तो मैं देख रहा हूँ कि रात को सारे स्टूडेंट जो आए थे वो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नोट्स बना करके लेके आया, सब पढ़ रहे थे। मेरे को बड़ी घबराहट हुई, पिताजी कहाँ लेकर के आ गए यार ऐसे कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर। मैंने कैसे भी करके नाइट निकाली। स्कूल की छत के ऊपर ही सोए थे, मैं और मेरे पिताजी दोनों स्कूल की छत पे ही सोए हुए थे। सुबह एग्ज़ाम देने के लिए गया। एग्ज़ाम में बड़े नेचुरल वे के अंदर, कुछ भी रटा हुआ नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। मैंने बड़े नॉर्मल वे के अंदर सब चीज़ें लिख दी जो लिखना मेरे को आता था। और एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मैं उस एग्ज़ाम में नंबर 1 रहा हूँ। अच्छा। और मेरे को ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों की छात्रवृत्ति मिलने लगी। उस टाइम पे 1000 रुपये मिलते थे वो। अच्छा। तो 3 साल तक मिले लगातार। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा हो गया इससे। मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरे अंदर भी कुछ टैलेंट तो है, ऐसा महसूस होने लगा। और मेरे से ज़्यादा शायद मेरे स्कूल के टीचर्स और मेरे पिताजी के अंदर वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया उससे। जी। तो जब मैं 9th क्लास में आया तो मेरे टाइम पे, उस टाइम पर अपने राजस्थान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम था 10+1+3 स्कीम था। अच्छा। मतलब 9th में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते थे, उसके बाद में 10th में बोर्ड होता था, 11th में बोर्ड होता था, फिर 3 इयर्स का डिग्री होता था। जी जी। मेरे बड़े वाले भाई थे वो बायोलॉजी में थे, एंड उससे बड़े वाले थे वो आर्ट में थे। तो आर्ट वाले तो फौज में चले गए, बड़े वाले थे वो बायोलॉजी पढ़ते थे, तो बायोलॉजी के अंदर बॉटनी ये जो प्रैक्टिकल करते थे। जी जी। तो वो रात को मेरे से पूछते थे चलो तुम एक काम करो, केमिस्ट्री के मेरे को ना फॉर्मूले पूछो। अच्छा। और कॉपर को क्या बोलते हैं Cu, गोल्ड को क्या बोलते हैं Ag, ऐसे मेरे से वो बोलते थे पूछो। जी। और इतनी मोटी मोटी किताबें थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की। जी जी। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि एक तो ये जो पढ़ाई कर रहा वो नहीं करूँगा मैं किसी बात। अच्छा, इतनी मोटी किताबें नहीं पढ़नी। मैं नहीं पढ़ूंगा इतनी मोटी किताबें। तो जब मैंने 8th क्लास पास की, तो हमारे गांव के पास में एक बग्गड़ करके जगह है जी, 12 किलोमीटर के करीब पड़ता है। हाँ। अपने एजुकेशन की नगरी बोली जाती है। पिलानी के बाद में पिलानी और बग्गड़ का कंपटीशन चलता है। अच्छा। कि बेटर कहाँ के स्टूडेंट्स निकलते हैं, बोर्ड में किन से ज़्यादा स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन के साथ निकलेंगे। जी। तो मेरे पिताजी मेरी एडमिशन कराने के लिए बगड़ लेकर के आ गए। अच्छा। उस टाइम पे वो जितने भी एडमिशन होते हैं वो ख़त्म हो गए थे। तो मेरे पिताजी ने वहाँ पूछा तो कहा भी अभी तो एडमिशन नहीं हो सकते, एडमिशन क्लोज हो गए। तो मेरे पिताजी और मैं, खैर मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह छोटा सा था, उनके पीछे पीछे चल रहा था। वो बोले चलो नहीं हो रहा, कहीं दूसरी जगह देखेंगे। हम बाहर निकल रहे थे तो हमारे एक मैथ्स के, वहाँ बगड़ में मैथ्स के टीचर हुआ करते थे, छाजू राम जी। अच्छा। बगड़ के ही रहने वाले थे, मैथ्स पढ़ाते थे। और स्कूल जिसके अंदर हम एडमिशन के लिए गए BL स्कूल बोलते थे, बिशंबर लाल सेकेंडरी स्कूल थी वो। तो जब नीचे उतरने लगे सीढ़ियों से, तो छाजू राम जी ने कहा
कहाँ आए थे, कैसे आए थे, मुझे नहीं पता मेरे पिताजी के जानकार थे या नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि एडमिशन कराने के लिए लेके आया था, बच्चे का एडमिशन हुआ नहीं। तो उन्होंने मेरे मार्क्स कार्ड देखे और उन्होंने देखा कि मैथ्स में इसके फुल मार्क्स हैं और बड़े अच्छी परसेंटेज है, 90 से ऊपर परसेंटेज है। बोले चलो मैं कराता हूँ एडमिशन। तो मेरे को ले जा करके उन्होंने एडमिशन करा दिया। अच्छा। एडमिशन कराया तो ये बोला क्या लोगे, तो मेरे एक चाचा जी का लड़का है, उसको कॉमर्स सब्जेक्ट हुआ करता था। हाँ। और वो जो कॉमर्स पढ़ता था, वो खेतड़ी नगर पढ़ता था, तो वो कॉमर्स की बातें करता था, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा। वो ऐसे बोलता था DR2 CR2 ऐसा करके, क्रेडिट डेबिट होता है ना ऐसे। तो मेरे को वो बड़ी अट्रैक्ट करती थी, उसकी जो लैंग्वेज थी ना, DR बोलता है, डेबिट टू, क्रेडिट टू, बैलेंस शीट, ये। तो मैंने मेरे पिताजी को कहा नहीं मैं कॉमर्स लेता हूँ। नहीं तेरे को इंजीनियर नहीं बनना। अच्छा। मुझे ये भी नहीं पता था इंजीनियर क्या होता है। बिल्कुल। गाँव मतलब हमारे गांव में ये इन्वायरमेंट था कि 10th क्लास में कोई पास ही नहीं होता था। अच्छा। कोई पास नहीं होता, सबके 8 सब्जेक्ट होता था। और अगर कोई 9th पास कर लेता था तो बड़ा उसको गोंद के लड्डू बना करके देते थे कि उसने 9th क्लास पास कर ली। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात थी। और 8th और 7th क्लास में जो बच्चे पढ़ते थे, 6-6 फीट के बच्चे होते थे। अच्छा। उनको मुर्गा भी बनाते थे, तो वो मुर्गा भी 3 फीट या 4 फीट ऊंचे मुर्गे बनते थे। बिल्कुल। तो सब आर्ट लेते, मेरे बड़े वाले भाई ने भी आर्ट ले रखी थी जी। तो मैं तो वैसे भी डरा हुआ था कि यार बहुत पढ़ना पड़ता है। लेकिन पिताजी बोले नहीं इंजीनियर बनना है तेरे को। जबरदस्ती करा दिया एडमिशन। अब एडमिशन करा दिया, उसके बाद मैं हॉस्टल में रहने लग गया। फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकला था, बहुत छोटी उम्र थी, बड़ा मासूम सा था। तो मैं घर से बाहर पहली बार गया तो इतना रोता था हॉस्टल के अंदर। अच्छा। बहुत रोता था। तो हॉस्टल वार्डन हुआ करते थे हमारे हरिराम जी शर्मा जी। वो उन्होंने मेरे को इतना डांटा, कहता तेरी वजह से तेरे कमरे में रहने वाले 7 बच्चे हैं ये भी रोने लगते हैं। इतना अगली बार रोआ तेरे को पीटूंगा मैं। अब रोने भी नहीं देते। फिर उसके बाद में फर्स्ट टाइम घर से बाहर गए थे, पूरा इन्वायरमेंट डिफरेंट, घर की जो फ्रीडम थी वो कम्प्लीटली खत्म। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नया जीवन शुरू हो गया। हाँ, गांव के परिवेश से गए थे। गांव वालों ने जबरदस्ती चढ़ा करके इंटेलिजेंट बना रखा था। वहां पर एडमिशन होते थे वो राजस्थान के मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे जो 8th क्लास से पास होते जाते थे वो होते थे, सारे इंटेलिजेंट बच्चे। मेरे को लगने लगा कि भाई मैं तो बहुत गलत जगह आ गया हूँ और मैं तो यहाँ पास भी नहीं हो सकता। अच्छा। ये तो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले लिया मैंने। ये वहाँ मैथ्स पढ़ाते थे, मेरे कुछ समझ में नहीं आता था। कौन सी क्लास की बात थी? 9th क्लास। 9th क्लास की बात थी जी। प्रीमे बोलते थे हिंदी में, थ्योरम को प्रीमे बोलते थे। जी। और 4 मैथ्स चलते थे, अलजेब्रा अलग चलता था, बीजगणित, अंक गणित, ऐसे 4 मैथ्स चलते थे जिसके अंदर थ्योरम के लिए अलग चलता था, ट्रिग्नोमेट्री के लिए अलग चलता था। और मेरे कुछ भी समझ में नहीं आए। मैकेनिक्स अलग चलता था और ऐसे ही फिजिक्स 2 पार्ट, केमिस्ट्री के 2 पार्ट, जो टीचर पढ़ाए वो कुछ समझ में नहीं आए। और फिर ऐसे टेंशन में और वहाँ के एनवायरनमेंट में बीमार हो गया मैं। अच्छा। तो जो फर्स्ट टेस्ट होता वो टेस्ट ही नहीं दे पाया। अच्छा। तो मेरे साथ में गांव के 3 बच्चे और पढ़ते थे। उनमें से एक 8th में था और 2 9th में आए थे जी। उन्होंने ट्यूशन ज्वाइन कर लिया। अच्छा। अब ट्यूशन ज्वाइन कर लिया तो वो कहें कि हमें तो सब कुछ आता है और तू गांव में होशियार बना फिरता, तू फेल होएगा यहाँ पर। अच्छा। और इतना भयंकर टेंशन कर दिया। 2 दिन की छुट्टी हुई, गांव में आया। मैंने माँ को कहा माँ मैं बगड़ नहीं जाऊंगा मुझे नहीं पढ़ना, कोपर में पढ़ाना है तो पढ़ा लो, मैं कोपर के अलावा कहीं नहीं पढ़ूंगा। माँ बोली बेटा नहीं, देख गांव के लोग क्या कहेंगे, ये खर्चे से डर के मारे इन्होंने अपने बच्चे को वापस निकाल लिया। तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, तू जाओ वहां पर। नहीं मानी। अप्रोच का साधन सिर्फ और सिर्फ माँ ही थी। पिताजी तो बहुत डर का एक साधन था, मतलब जी। हमें जो बात करनी होती थी माँ के थ्रू ही करते थे। माँ ने समझा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमारे गांव से 3 किलोमीटर पे बस स्टैंड था जहाँ मैं पैदल जा करके बस में बैठता था। पूरे रास्ते रोते हुए गया। अच्छा। कि नहीं मानते हैं। वहाँ जाने के बाद मैं एग्ज़ाम दिया ही नहीं, फर्स्ट जो होता है टेस्ट वो दिया ही नहीं था। इतना परेशान हो गया, लास्ट में मैंने डिसाइड कर लिया कि जब घर वाले वापस लेंगे नहीं
और बिना पढ़े काम चलने वाला नहीं है, तो पढ़ा और जाए। समझ में आता नहीं है तो मैंने रटना चालू कर दिया। अच्छा। और मैंने ऐसा रटा, जो थ्योरम होती थी ना, थ्योरम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनको ऐसा रटा मैंने, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। लेकिन मैं क्लास में उस साल 9th क्लास में फर्स्ट डिवीजन से भी पास हुआ, क्लास में 2nd नंबर बना मेरा। तो ये जो आपका जो कितनी गहरी से यादें बसी हुई ना चरण सिंह जी के दिलो दिमाग मैं में। बहुत दुख पाया हूँ वहाँ पर। मैं इनफैक्ट मैं जीवन में पहली बार घर में से बाहर निकला था, मेरा माँ से बहुत गहरा अटैचमेंट था, और आज भी मेरी माँ से इतना गहरा अटैचमेंट है कि मैं उसकी आवाज़ से भी मेरे को रोना आ जाता है। तो मैं घर से अलग रहना ही नहीं चाह रहा था। तो ये 11वीं क्लास तक ऐसे ही चला माहौल? नहीं, ये जो माहौल था रोने धोने का, ये स्टार्टिंग के 6 महीने चला। और पढ़ाई का? फिर उसके बाद में मैं 3 महीने के बाद में मैंने अपने आप को संभाल लिया कि नहीं, मुझे भी फेल नहीं होना है अब। और मैंने फिर ऐसा रटना चालू किया कि मैं क्लास में 2nd पोजीशन आई, फर्स्ट डिवीजन बनी। और हमारे वहाँ स्कूल के अंदर BL स्कूल जो थी, बिस्मर लाल स्कूल, उसका एक नियम था, जिस बच्चे को 9th क्लास में अगर फर्स्ट डिवीजन आ गई ना, वो 10th क्लास में अच्छा करेगा ही करेगा। टीचर्स को भी बड़ा अच्छा लगा, और मेरे गांव के जो दोनों बच्चे थे वो दोनों फेल हो गए 9th में। अच्छा। उसके बाद में मैं 10th क्लास के अंदर 10th का बोर्ड दिया। 10th के बोर्ड में हमारा जो हॉस्टल था उसमें बड़ा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस थे, फौजियों के जैसे, आर्मी के। रात को 10 बजे के बाद में इवन एग्जाम में भी नहीं पढ़ सकते आप। 10 बजे सोना ही है, सुबह 5 बजे उठाएंगे, उठा करके अटेंडेंस लेंगे। अटेंडेंस के बाद में प्रार्थना बुलवाते थे, प्रार्थना बुला करके कहते थे कि जाओ बाहर जाओ, आप फ्रेश होकर के आओ। सर, ये जो आपकी जर्नी थी, जो स्कूल से शुरू हुई, फिर इंजीनियरिंग तक पहुंची, उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद क्या ऐसा आपके टर्न आया लाइफ में कि आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने की सोची? किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया? क्योंकि आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग की थी, लेकिन इंजीनियरिंग में क्या ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप हैं, उस फील्ड के लिए काम आते हैं? किस तरह की रही फिर ये जर्नी आगे जब बढ़ी थी? ये जो जर्नी थी मेरी इंजीनियरिंग के बाद में, मैं इंजीनियर IES होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की मैं तैयारी कर रहा था। मास्टर एकेडमी का मैंने वो लगा रखा था, करस्पॉन्डेंस। सिर्फ दिमाग में एक ही बात थी कि गवर्नमेंट की नौकरी लेनी है। तो उसके लिए जो भी एग्ज़ाम निकलता था वो सब एग्ज़ाम भरता था मैं, उसका फॉर्म भरता था, एग्ज़ाम देता था। तो 95 में मैंने इंजीनियरिंग किया। 96 में मेरे पास एट ए टाइम 3 कॉल लेटर आए, एग्ज़ाम मैंने 3 क्लियर किए। एक तो इंडियन ऑयल जी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एक HOCL, एक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और मैंने साथ में रो जो होता है, रो के अंदर भी टेक्निकल ऑफिसर का फॉर्म भर रखा था, वो भी मेरा क्लियर हो गया। जी। मैंने सबसे पहले मेरी ज्वाइनिंग आई HOCL, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स केमिकल लिमिटेड, एर्नाकुलम के अंदर। मैंने एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग वहाँ जाके ज्वाइन कर लिया। उस टाइम पे उसकी बेसिक थी 4000। अच्छा। 4000 रुपीज़ 95 में बहुत बड़ा अमाउंट होता था मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, 2 दिन बाद में मेरे पास कॉल आया कि मेरा एयरपोर्ट अथॉरिटी में एज ए एरोड्रोम ऑफिसर सिलेक्शन हो गया। अच्छा। अब इसके अंदर बेसिक थी 5000 रुपये मैनेजमेंट ट्रेनिंग जी। मैं सिर्फ यही जानता था कि एरोड्रोम ऑफिसर का मतलब ये है कि मैं कहीं एयरक्राफ्ट का इंजीनियर बनूंगा। अच्छा। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की थी तो मैंने सोचा एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनूंगा मैं। जी। मुझे नहीं पता था कि मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल करूंगा उसमें। अच्छा। तो मैंने वहाँ HOCL में रिजाइन दे करके, और यहाँ पर एज ए एरोड्रोम ऑफिसर, उन दिनों में ये गजिटेड पोस्ट हुआ करती थी। इससे नीचे की जो पोस्ट होती थी असिस्टेंट एरोड्रोम ऑफिसर, वो भी गजिटेड पोस्ट थी। जी जी जी। तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया, और इसकी ट्रेनिंग 1 ईयर ट्रेनिंग होता था सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज प्रयागराज, इलाहाबाद उन दिनों में बोलते थे, वहाँ पे 1 ईयर का ट्रेनिंग था। ये जो 1 ईयर का ट्रेनिंग था इतना डिफिकल्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 48 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अच्छा। और उनका पासिंग मार्क्स होता है 80%। अच्छा। एंड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सेम कोर्स होता है, कोई चेंज नहीं है। अमेरिका में भी बच्चे वही पढ़ते हैं जो अपने यहाँ हिंदुस्तान। अच्छा। एक STP होता है, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग पैकेज होता है जी। पूरे 1 ईयर तक इतना भयंकर थ्योरी क्लास पढ़ाते हैं। एंड इंजीनियरिंग में जो पढ़ा उससे इंटायरली डिफरेंट। इवन इंजीनियरिंग का एक वर्ड भी कभी काम ही नहीं लिया। अच्छा। और जो इंग्लिश बड़े मुश्किल से ग्रामीण परिवेश से आए थे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़ी डिफ़िकल्टी फेस की। इनफैक्ट गांव में तो हिंदी भी नहीं बोलते थे।
सबसे पहले यहाँ महाराजा कॉलेज में एडमिशन लेकर के धीरे धीरे हिंदी बोलनी सीखी। जब इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया तो हिंदी में भी हिंदी बोलना बंद करके इंग्लिश सीखनी पड़ी, क्योंकि इंग्लिश में ही लिखना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंग्लिश में मैं लिखता था, रट करके जाना पड़ता था जी सब्जेक्ट को कि ये ऐसा का ऐसा वहाँ रट के लिखना है। फर्स्ट ईयर में तो ये भी समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे फिर इंग्लिश सीखी। जब यहाँ पे एज ए एरोड्रोम ऑफिसर सिलेक्शन हो गया तो वहाँ जाने के बाद में कहा कि आपने जो इंग्लिश सीखी है ना, ये इज एम आर वाजवर ये लगाना ये बंद करो। एविएशन की एक अलग लैंग्वेज है इंग्लिश की। जो फ्रेजेस दिए जाते हैं कि उन फ्रेजेस को आप असेंबल करके अपनी बात कन्वे करनी पड़ती है पायलट को। अच्छा। उसका रीजन ये होता है कि जैसे हिंदुस्तान के अलावा भी दिल्ली बॉम्बे के अंदर फ्लाइट्स जो आते हैं उनके पायलट्स हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं। रशियन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, यूके के भी हैं, कोरियंस भी हैं। तो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छी नहीं होती है। तो इंटरनेशनली ऐसे फ्रेजेस बना रखे हैं, अच्छा, रिसर्च के बाद में बनाए फ्रेजेस हैं कि उनको असेंबल करके उनको ही कन्वे करना पड़ता है, वो ही पायलट रीड बैक करता है जिससे कि मिस्टेक कम से कम हो। तो जो इंग्लिश सीखी थी उनके लिए कहा आपको ये इंग्लिश बुला देनी है, ये सीखनी है। जी जी जी। मैंने कहा कि ये क्या क्या बुलाएंगे जी। बड़े मुश्किल से हाँ। वो ट्रेनिंग किया, बहुत डिफिकल्ट रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में फर्स्ट पोस्टिंग के लिए फॉर्म भरवाए गए कि आप कहाँ जाना चाहेंगे। बॉम्बे का बड़ा शौक था, सुनते थे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जी। तो यंग थे तो यूँ सोचे कि जाएंगे तो दिल्ली में क्या, दिल्ली में तो पहले ही रह इसको बॉम्बे जाएंगे। तो मैंने तीनों ऑप्शन बॉम्बे के भर दिए कि मुझे बॉम्बे जाना है। अच्छा। बॉम्बे एयरपोर्ट की फर्स्ट पोस्टिंग हुई। तो बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर पहले एयर ट्रैफिक की बिल्डिंग है, वो टर्मिनल बिल्डिंग जो होती है ना, जी, उसी के अंदर थी। वो एक ऊंचा सा टावर होता है। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ पर हम ड्यूटी करते थे और जब भी हमें रिलैक्सिंग के लिए टाइम मिलता था हम नीचे आते थे। सिक्योरिटी होल्ड एरिया के अंदर ऐसे चेयर लगी रहती थी, टीवी लगा रहता था। तो हम टीवी के सामने बैठ जाते थे और उसमें सबसे अच्छी चीज क्या होती थी, जितने भी हीरो हीरोइन होती है ना, सबके सब सिक्योरिटी होल्ड एरिया में आकर के बैठते थे। तो उनको बड़ा रिलैक्स होकर के देखते थे। तो एक जीवन का बड़ा डिफरेंट पहलू समझ में आया जी। वो सबसे बड़ा पहलू मेरे समझ में वो ये आया कि दिमाग में हमेशा ऐसा सोचते थे, गांव में रहते रहते फिल्म इंडस्ट्री उसमें काम करने वालों के प्रति एक डिफरेंट नजरिया बना हुआ था। ऐसा सोचते थे ये तो पता नहीं कितने सुंदर हैं, कैसे हैं। लेकिन वहाँ उनको देखा तो पता चला कि वो हमारे से न तो सुंदर हैं और न हमारे से डिफरेंट हैं, हमारे जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही हैं जी। तो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ा। जी जी। तो चरण सिंह जी, ये जो फिल्मी माहौल में आपने सितारों को देखा, बिल्कुल हमारे जैसा ही उनको फील किया। हम अगर फिल्म देखते हैं तो उसमें एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है और हवाई जहाज़ उड़ते हुए पैसेंजर्स को भी हम देख रहे हैं कि वो भी अलग अलग गतिविधि कर रहे हैं। लेकिन जब हम केबिन में जाते हैं तो वहाँ का पायलट किसी से बात कर रहा होता है, या तो दो पायलट आपस में बात कर रहे होते हैं या फिर वो पायलट किसी से बात कर रहा होता है, और थोड़ा बहुत हम जानकारी रखें तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात कर रहा होता है। आप ये बताएं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिस तरह से पायलट से बात करता है वो काम किस तरह का है? जितना लोग समझते हैं कि एक प्लेन उड़ा है और एक प्लेन लैंड हुआ है, इसके बीच का जितना भी जो कम्युनिकेशन है वो शायद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से ही करता है। क्योंकि प्रणय हमने ये देखा है कि जमीन पे ट्रैफिक होता है, गाड़ियों की लाइनें लगती हैं, लेकिन एयर में भी ट्रैफिक होता है और उस ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं आप। जैसे प्रणय पूछना चाह रहे हैं वो किस तरह का काम होता है? मैं इसको इतनी सरल भाषा में समझाता हूँ जिससे क्या है, अपने दूरदर्शन के जो दर्शक हैं जी, जिन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में नहीं सुना है, एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं जानते हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं या शहर से भी हैं लेकिन कभी एयरपोर्ट जाने का मौका नहीं मिला, मैं उनके लिहाज से बड़ी सरल भाषा में इस चीज़ को समझाता हूँ। लोगों का ऐसा परसेप्शन है, ऐसा मानते हैं कि एयरक्राफ्ट है उसको पायलट है वो चलाता है जी। इनफैक्ट पायलट को सिर्फ ये ट्रेनिंग दी जाती है कि एयरक्राफ्ट को उड़ाना कैसे है, चलाना कैसे है। एयरक्राफ्ट को दूसरे एयरक्राफ्ट से बचाना कैसे है ये उसको नहीं पता होता है जी। अच्छा। जैसे ग्राउंड पे हैं अपन, ग्राउंड पे हैं तो हमें दिख रहा होता है कि सामने से गाड़ी आ रही है, हम उस गाड़ी को ब्रेक लगा के साइड में ले लेंगे, बिल्कुल स्पीड धीरे कर देंगे, स्पीड बढ़ा देंगे,
ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे, तो ये सारी चीजें हम जानते हैं, हम ऐसा कर लेंगे। हाँ। लेकिन एयरक्राफ्ट तो रात को अंधेरे में उड़ता है जी, उसको तो ये भी नहीं पता होता है तेरे अलावा और कौन कौन यहाँ पे उड़ रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, एयरक्राफ्ट का स्पीड है वो इतना हाई होता है कि आप चाह करके भी दूसरी तरफ से कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है उसको आप नहीं बचा सकते। आपको नहीं पता कि ब्रेक भी नहीं लगा सकते। और आपको ये भी नहीं पता कि आप राइट टर्न लेने वाले हैं तो वो लेफ्ट लेने वाला है या राइट लेने वाला, कौन सा टर्न लेने वाला है, ये आपको नहीं पता है। जी। और आपने जैसे बोला, अच्छी बात ये भी है कि ब्रेक भी नहीं लगा सकते, ब्रेक भी नहीं लगा सकते, और एक सर्टेन स्पीड से कम स्पीड भी नहीं कर सकते, और एक सर्टेन स्पीड से ज़्यादा स्पीड भी नहीं बढ़ा सकते। जी जी। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बैठते हैं। जी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स रेडार होता है एक, उस रेडार के ऊपर बैठ करके एयरक्राफ्ट का कंप्लीट डिटेल उसके पास में रहता है कि इस एयरक्राफ्ट का कॉल साइन क्या है, इसकी स्पीड क्या है, ये कितनी हाइट के ऊपर उड़ रहा है। और ये नीचे से बैठे हुए ग्राउंड कंट्रोलर्स हमेशा कंटिन्यू कांटेक्ट में रहते हैं। अच्छा। कांटेक्ट में इस ढंग से रहते हैं कि एक VHF बोलते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वो जैसे अपन रेडियो ट्यून करते हैं ऐसे ही पायलट बैठने के बाद में ट्यून करता है। जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ अप्रोच रेडार एक यूनिट है जी, उस यूनिट से मेरे को बात करनी, मैं पायलट हूँ आप कंट्रोलर हैं जी जी, तो मेरे को बात करनी है, तो मैं उस यूनिट को ऊपर घुमा करके, नोब को घुमा करके या पुश बटन को घुमा करके उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करूंगा। जैसे रेडियो में FM रेडियो या VHF में सुनते हैं तो पर्टिकुलर स्टेशन को ट्यून करना पड़ता है। ऐसे ही पायलट उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करेगा और ट्यून करने के बाद में वो बोलेगा जयपुर ATC दिस इज एयर इंडिया 111। अच्छा। मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा, वो बता रहा है कि मैं कौन हूँ और आपको आप किस यूनिट को मैं बोल रहा हूँ जी। तो फिर वो यूनिट वाला है उस पायलट को कहेगा एयर इंडिया 111 जयपुर रेडार गो हेड जी, बोलिए क्या बताना चाह रहे हैं जी। तो फिर उसके बाद में वो जैसे ग्राउंड के ऊपर है, हाँ, क्लैरिटी पूछनी, ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड से लेकर के स्विच ऑन करने से, एयरक्राफ्ट के इंजन स्विच ऑन करने से लेकर के वापस टेक ऑफ फ्लाई करने के बाद में ऑफ करने तक एयरक्राफ्ट ऑल द टाइम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। अच्छा। वो इंजन स्टार्ट के लिए रिक्वेस्ट करेगा जयपुर टावर रिक्वेस्ट स्टार्टअप फॉर दिल्ली जा रहा है या कहीं पर भी जा रहा है, उसको डेस्टिनेशन का नाम बोलेगा, मुझे दिल्ली जाना है। जैसे जयपुर टावर दिस इज एयर इंडिया 111 रिक्वेस्ट टू स्टार्ट अप द इंजन फॉर डेस्टिनेशन दिल्ली, माय रूट अल्फा 474, अच्छा, रिक्वेस्ट फ्लाइट लेवल 340। ये कोड वर्ड्स होते ये हैं। कोड वर्ड नहीं है, इनको मैं एक एक चीज को अलग अलग बताता हूँ। ये सारी फ्रेजेस हैं जो आपने पहली बात तो रूट बोलता है वो। अच्छा। रूट बोलने का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगा तो मैं क्या नेशनल हाईवे फॉलो करूंगा, अच्छा, नेशनल हाईवे 8 से जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल हाईवे 8 में जा रहा हूँ और अगर घर से कॉल आ जाए कहें कहाँ पर हो बेटा तुम अभी, तो हम क्या कहेंगे, अभी मैंने बहरोड क्रॉस किया है, जी जी, अभी मैंने शाहजहांपुर क्रॉस किया है, जी जी जी, अभी मैंने ये क्रॉस किया जी। है। तो ये पॉइंट्स हैं उसके ऊपर, या यूं कहो कि विजुअल लोकेशंस हैं जहां पर मैं अपनी पोजीशन देता हूं। जी जी जी, फिर घर वाले कहते हैं कि दिल्ली कब तक पहुंच जाएगा, हाँ 2 घंटे बाद में पहुंच जाऊंगा, हाँ हाँ हाँ, ऐसे बताते हैं अपनी पोजीशन। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही एयर के अंदर जब एयरक्राफ्ट जाता है उसके एयर के अंदर ऐसे रूट बना रखे हैं, जैसे ग्राउंड पे रोड है ऐसे ही एयर में रूट बना रखे हैं, और उन रूट्स को बनाने के लिए नेविगेशनल एड्स बोलते हैं जिनको, नीचे से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो रेडिएशंस निकालते हैं, उन रेडिएशंस को या रेडिएशन के साथ में इंफॉर्मेशन जाती है, एयरक्राफ्ट का रिसीवर उसको रिसीव करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और वो बताता है कि मैं अब इस लोकेशन के ऊपर से गुजर रहा हूँ। अच्छा, उस लोकेशन का नाम दे देते हैं हम, अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे किसी का नाम दे दिया अपानो, इकाबा, अच्छा, 5 लेटर का नाम दिया जाता है, अच्छा, जो कि अपने आप में यूनिक है, कहीं मैच नहीं करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। अच्छा अच्छा, तो ऐसे नाम दे रखे हैं उस पॉइंट के कि जब आप जयपुर के ऊपर से निकल रहे हो तो उस पॉइंट का नाम दे रखा है जूलियट जूलियट पापा, मतलब मैं अच्छा। दूसरी तरफ
JJP। ठीक है। अच्छा। जितनी भी अपने इंग्लिश लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते, ABCD ऐसे नहीं बोलते हैं। अच्छा। इनको इकाओ की एक लैंग्वेज है, इकाओ मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने हर एक लेटर का अपना नाम दे रखा है। A को अल्फा, B को ब्रावो, C को चार्ली, D को डेल्टा, ऐसे J को जुलू। ओके। ऐसे करके हम किसी से बात करते हैं तो अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा इसी लैंग्वेज में ही बात करते हैं। अच्छा अच्छा। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा AIC, मैं बोलूंगा अल्फा इंडिया चार्ली। जी 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 जी। तो अब यहाँ नीचे से जो इन्फॉर्मेशन जारी है, मैं उस एयरक्राफ्ट को पूछूंगा, अच्छा उड़ते हैं तो एक सर्टेन हाइट के ऊपर उड़ते हैं। बिल्कुल। हाँ। हाइट को हम फीट्स में मेजर करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एयरक्राफ्ट को 31,000 फीट के ऊपर उड़ना है, 31,000 फीट के ऊपर उड़ना है, तो 1000 में 2 जीरो निकाल दो तो 310 बच गया, तो उसको हम बोलते हैं फ्लाइट लेवल 310। अच्छा। अच्छा। मैं समझ जाऊंगा कि 31,000 फीट के ऊपर उड़ रहा है। बिल्कुल। और ये बातें वहाँ पायलट भी बोलते हैं कि हम इस ऊंचाई पर इस ऊंचाई पे उड़ते हैं। अब उसमें क्या है, दो एयरक्राफ्ट एक दूसरे के ऊपर हैं, तो हम उसको बोलते हैं वर्टिकली सेपरेशन। अच्छा। वो हम 1000 फीट का वर्टिकल सेपरेशन रखना पड़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। अच्छा अच्छा। सेम सेपरेशन स्टैंडर्ड से। अब एक तो वर्टिकल सेपरेशन होगा, एक दो एयरक्राफ्ट एक दूसरे के लेटरल सेपरेशन बोलते हैं। दो एयरक्राफ्ट एक दूसरे से अलग अलग कितनी डिस्टेंस पे रह सकते हैं, वो हमने डिफाइन कर रखा है। अगर रेडार इन्वायरमेंट है तो 5 नॉटिकल माइल। हम यहाँ पे मीटर में या किलोमीटर में बात नहीं करते हैं। एविएशन के अंदर डिस्टेंस मेजर की जाती है फीट एंड नॉटिकल माइल के अंदर। अच्छा। 1 नॉटिकल माइल मीन्स 1.83 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। अच्छा। जी जी। तो हम नॉटिकल माइल में बात करते हैं। तो दो एयरक्राफ्ट लेटरली सेम लेवल पे अगर हैं, मैं कहूँ कि वो भी 31,000 फीट पे है, ये भी 31,000 फीट के ऊपर है, तो दोनों लेटरली मिनिमम रेडार के ऊपर 5 नॉटिकल माइल अवे रहने चाहिए एक दूसरे। अच्छा। वर्टिकल सेपरेशन यहाँ पर दोनों का सेम लेवल था जी। लेकिन लेवल डिफरेंस है 1000 फीट का, तो एक दूसरे के ऊपर भी आ सकते हैं। जी। अच्छा। अच्छा। हाँ। तो ये दो टाइप के मोटे मोटे सेपरेशन एक आम इंसान को समझने के लिहाज से जी जी जी। और दो मैं एयरक्राफ्ट जितना मैं चरण सर को समझ पा रही हूँ, ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत हम जैसे लोग इतना आसानी से नहीं समझ पा रहे, तो हमारे दर्शकों के लिए भी शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, और एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम भी है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट में भी मोटे मोटे 150 से 200 लोग होते हैं, और उन सब की जिम्मेदारी पायलट के ऊपर भी होती है, और पायलट को कंट्रोल करते हैं जमीन पर आप, ताकि वो इजीली लैंडिंग भी कर पाए। और जिस तरह से आपने बताया कि हवा में भी जो ट्रैफिक होता है उसमें भी थोड़ा सा दूर रहे, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। सर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत मुश्किल काम है। कितना चुनौतीपूर्ण लगता है? आपातकालीन स्थिति अगर कोई आती है, ऐसे में कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है सर? मैं आपने जो बोला चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रेसफुल जॉब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को माना जाता है। बिल्कुल जी। स्ट्रेसफुल ये इसलिए माना जाता है, कई सारे कारण हैं। मैं इसके ऊपर PhD भी कर रहा हूँ दिल्ली विद्यापीठ से। अच्छा। स्ट्रेस मैनेजमेंट इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेस इसलिए कह रहे हैं, एक तो जो कुछ आप बैठ करके कर रहे हैं, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल। आप जो भी बोल रहे हैं, आप ये नहीं कह सकती ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है, इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, एंड वेट नहीं कर सकते इसके लिए आप। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में यू हैव टू टेक द डिसीजन। आपको डिसीजन भी लेना है, क्योंकि आपका डिसीजन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड इसलिए बोल रहा हूँ। लेट अस कंसीडर दो एयरक्राफ्ट ऐसे कोलिजन कोर्स में आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं जी। इसका स्पीड जो है पर मिनट वो 6 नॉटिकल माइल ट्रेवल करता है। एक मिनट में 6 नॉटिकल माइल से 8 नॉटिकल माइल तक ट्रेवल कर रहा है। नॉटिकल माइल बात कर रहा हूँ मैं, किलोमीटर में नहीं कर रहा हूँ। दूसरा एयरक्राफ्ट भी 6 नॉटिकल पर माइल की स्पीड से आ रहा है, पर मिनट की स्पीड से आ रहा है। तो एक मिनट में दोनों 12 नॉटिकल माइल क्लोज आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और हमारा सेपरेशन क्या बोलता है कि 5 नॉटिकल माइल सेपरेट रहनी चाहिए। अच्छा। गलती से आपने ध्यान नहीं दिया, आधा मिनट ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो कितने क्लोज आ गए? बहुत क्लोज आ गए। 4 नॉटिकल माइल में आ गई। आधा मिनट ध्यान नहीं देने से 4 नॉटिकल माइल। और जैसे ही 4 नॉटिकल माइल तो छोड़ो,
एयरक्राफ्ट 6 नॉटिकल माइल भी एक दूसरे के क्लोज आ गए, हाँ, वार्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, अच्छा। हाँ। ऑडियो और वीडियो वार्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जी। और वार्निंग आना ही अपने आप में स्ट्रेस है, क्योंकि आपके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन होएगी कि ये 2 एयरक्राफ्ट इतने इतने क्लोज नजदीक कैसे आए आए? क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसके अंदर ये भी कोई भी रीजन नहीं बता सकते। आपका जॉब है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होते आप हैं। जिम्मेदार, बिल्कुल। एयर ट्रैफिक के अंदर जो बैठ करके जो बंदा काम करता है, उसको अपना 100% इफिशिएंसी से काम करना पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो बैठते हैं, उनके मोबाइल वगैरह भी पास में लेकर के नहीं बैठने दिया जाता है। उनको एकदम सेपरेट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट दिया जाता है। सिर्फ उनके अलावा नोबडी इज अलाउड टू एंटर इनटू दैट यूनिट। किसी भी बाहर के आदमी को अंदर आना अलाउ नहीं होता है। जी जी जी। तो चरण सिंह जी, जिस तरह का आप स्ट्रेसफुल माहौल बता रहे हैं एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, तो हम यहाँ पर काम करते हैं एक ऑफिस में मैक्सिमम 8 घंटे, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या 8 घंटे इस स्ट्रेसफुल माहौल में रहता है? नहीं, ये अपने ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बात करूंगा जी। इसके लिए नियम बना रखे हैं। अपने यहाँ रेगुलेटरी बॉडी है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जी जी। वो रूल्स बनाती है। उनका काम ये है कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का काम बड़ा स्ट्रेसफुल है, तो उन्होंने रूल बना दिया कि आप एक दिन में 6 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। 6 घंटे में भी लगातार चैनल पे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। अच्छा। 2 घंटे आप चैनल पे बैठे हैं तो उसके बाद में हाफ एन आवर, आधा घंटे का आपको रेस्ट मैंडेटरी है। अच्छा अच्छा। उसके लिए जो शिफ्ट का संचालन करता है, जिसको हम WSO बोलते हैं, वाच सुपरवाइजरी ऑफिसर, उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आधा घंटे बाद में उसको वहाँ से हटाए। अच्छा। और उसकी जगह दूसरा फ्रेश कंट्रोलर पूरी ब्रीफिंग के साथ वहाँ बैठे। ठीक है। इसके लिए हमने वहाँ एयर ट्रैफिक सर्विसेज जहाँ दी जाती हैं, वहाँ उनके लिए पूरी इंटरटेनमेंट के लिए आई मीन लाइक सुविधाएं बना रखी हैं, बेड लगा रखे हैं, जाके रेस्ट कर सकता है। एंड इतना स्ट्रेस है कि मैं जहाँ तक सोचता हूँ शायद ही किसी जॉब में एट ए टाइम एक आदमी आँखों से अलग जॉब करता है, पैर से अलग जॉब कर रहा है, हाथ से अलग जॉब कर रहा है, जी। इस कान से अलग जॉब कर रहा है, इस कान से अलग जॉब कर रहा है। अच्छा। मैं इस कान से पायलट क्या बोल रहा है वो सुनता हूँ जी। इस कान से मैं इंटरनल यूनिट्स जो होती हैं वो जो बात करते हैं उसको सुनता हूँ। अच्छा। मैं जो हेडसेट लगा के बैठता हूँ उसमें एट ए टाइम पायलट की भी आवाज़ आ सकती है और इंटर यूनिट को मैंने कॉल किया तो वो भी आवाज़ आ सकती है। ओके। आंखों से मुझे अगर एयरक्राफ्ट टावर यूनिट में हूँ तो आंखों से मैं एयरक्राफ्ट को लैंडिंग होते हुए देखना भी है, रनवे फ्री है या नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, कोई क्लोज प्रोक्सिमिटी में तो नहीं है, वो देख भी रहा हूँ। जी। हाथ से मैं सेम टाइम लिख भी रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख रहा हूँ। मैं पट्टी के ऊपर एक स्ट्रिप होती है उसके ऊपर लिख रहा हूँ मैं। जी जी जी। ये जो पैर है ये पैर मैं स्विच को ऑन ऑफ करने के काम में ले रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो स्विच कौन सा है ये? तो कौन सा स्विच है जिससे स्विच ऑन? जैसे ये होते हैं ना ऑन हाथ अपने जो अच्छा। स्विच होते हैं या तो हाथ से दबा लो उस स्विच को। जी। जैसे मैं बात करूंगा ट्रांसमिट करूंगा तो आई हैव टू पुश द PTT। ओके। मैं प्रेस करूंगा कि मैं बात करता हूँ, प्रेस करने के बाद में कनेक्शन होता है, जी। चैनल ऑन तो पुश करने से ही होता है। तो हाथ से तो मैं लिख रहा हूँ, हाँ। इसलिए मैं हाथ का यूज नहीं कर सकता पुश करने के लिए, इसलिए मैंने PTT अच्छा, जो अच्छा। बटन है वो पैर वाला रखा है। अच्छा अच्छा। तो मैं पैर से दबा रहा हूँ, हाथ से लिख रहा हूँ, आंख से देख रहा हूँ, जी। कान से पायलट बोल रहा हूँ उसको सुन रहा हूँ। जी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम मुश्किल है। काम जी, है, वाकई जी। मुश्किल मुश्किल है, लेकिन हमारे को इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है, इतनी एक्सरसाइज की जाती है, इतने रिटर्न एग्जाम लिए जाते हैं, इतने स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट से जैसे यहाँ पे हैं। तो पहले मैं उन लोगों का टेस्ट लेता हूँ, मेरे को जब ये लगता है कि ये परफेक्ट है, ये काम कर सकते हैं, कोई गलती नहीं करेंगे, तब हमारे हेडक्वार्टर दिल्ली से एक बोर्ड आता है ये सारी उसकी इफिशियंसी, उसका नॉलेज टेस्ट करने के लिए। और जब उनको लगता है कि हाँ ये काम कर सकता है इंडिपेंडेंटली, हाँ हाँ। तभी उसको चैनल पे बैठने के लिए अलाउ करते हैं। तो तो प्रणय हाँ। जी, कहने की बात यह है कि गलती की कोई गुंजाइश रहती बिल्कुल नहीं रहती है। चरण सिंह जी, एक बात हम जानना चाहेंगे कि एक जो व्यस्तम दिन होता है, बिजी जो एक डे होता है, उसमें लगभग कितने एयरक्राफ्ट एक दिन में कंट्रोल करने होते हैं? क्योंकि आपने बताया आपने दिल्ली एयरपोर्ट पे भी काम किया है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी काम किया है, अभी आप जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मतलब फ्रीक्वेंटली एरोप्लेन आते हैं, उड़ते हैं, टेक ऑफ लैंड चलता रहता है, तो एक दिन में लगभग कितने एयरक्राफ्ट्स को आपको कंट्रोल करना होता है? ये स्टेशन टू स्टेशन वेरी करता है जी। जैसे मैं आपको बताऊं, आज के दिन अपने हिंदुस्तान में
दिल्ली एयरपोर्ट पे मैक्सिमम एयरक्राफ्ट डील किए जाते हैं। अच्छा। एक एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ का हम मूवमेंट बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे आज के दिन 1500 मूवमेंट पर डे होते हैं। अच्छा। इसको हम ये समझ सकते हैं कि बिजी आवर्स में 1 आवर में अप्रोक्सीमेटली 60 मूवमेंट होते हैं। 60 मूवमेंट का मतलब लैंडिंग भी हो रही है और टेक ऑफ भी हो रही है। जी जी जी। बॉम्बे में वहाँ से थोड़े कम है, वहाँ से 1300 के करीब है बॉम्बे में। अच्छा। जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो जयपुर में मूवमेंट जो है अभी प्रेजेंटली 150 मूवमेंट है। अच्छा। पर डे के बोल रहा हूँ, पर डे 150 मूवमेंट है। जी जी जी। और अगर मैं आवर्स में जाऊँ तो बीजी आवर्स में यहाँ पर 16 मूवमेंट तक हो जाते हैं। 16 या कभी कभी 20 मूवमेंट तक भी हो जाते हैं, जब डाइवर्जन होते हैं तब हो जाते हैं। जी। तो मैं अगर दिल्ली और बॉम्बे से अगर कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे मोमेंट काफ़ी कम है जी, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। जी 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 जी। तो चरण सिंह जी, ये जो आप मोमेंट का बात कर रहे हैं, जितना मोमेंटम बना हुआ है एक एयरपोर्ट पर एरोप्लेन्स का, ऐसे में यदि आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी कर रहे हैं, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है, लेकिन किसी प्लेन की आपात लैंडिंग होती है, भगवान ना करे कोई क्रैश हो, लेकिन अगर आपात लैंडिंग होती है उसमें कुछ टेक्निकल खराबी आ जाती है, कई बार पढ़ने में आता है पहिया अलग हो गया, कई बार इंजन में खराबी आ गई, कई बार कोई इंजन फेल हो गया, ऐसे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की क्या भूमिका रहती है? क्या उसको सिर्फ तब भी 2 घंटे काम करना होता है, या पूरे उस आपात जो स्थिति है उसको पूरा कंट्रोल करके किसी तरह से सेफ लैंडिंग कराई जाती है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जब हमारी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में इमरजेंसी लैंडिंग, एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी डिफरेंट टाइप की इमरजेंसीज होती है। एयरक्राफ्ट के इंजन में आग लगना, बॉम्ब थ्रेट होना, कई सारी इमरजेंसीज हैं, थ्रेट आ जाती हैं। तो ऐसी इमरजेंसी जो सिचुएशंस बनती हैं उसके अंदर हमारे को ऐसे ट्रेंड किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कभी इमरजेंसी आएगी, इवन नॉर्मल लाइफ में जाएगी, तो हमारा जो नेचुरल सेल्फ है वो बाहर आ जाता है, डर अपने ऊपर हावी हो जाता है। एंड इसमें वो ही चीज काम कर पाती है जो आपने बहुत प्रैक्टिस की है। तो हमारे को ऐसी फ्रेजोलॉजी होती है, पर्टिकुलर फ्रेजेस होते हैं। जी जी जी। वो एयरक्राफ्ट अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, हाँ, ऐसे करके बोलता है मेडे 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 3 बार, बिल्कुल, हाँ, तो वो हमारे को इतने फास्ट एक्शन करने पड़ते हैं और उनकी इतनी गजब की प्रैक्टिस होती है कि इतने फ्लो के अंदर इतनी स्पीड से निकलेंगे, और जिन जिन एजेंसीज को बताना है उन सबको हमें बताना होता है। एंड मैं कहता हूँ ये सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है। इस डिफिकल्ट टाइम में कंट्रोलर को तो अपने आप को कूल और काम रहना है जी, क्योंकि वो पायलट को सहारा देती है। अगर कंट्रोलर डर गया, घबरा गया, तो पायलट है उसका भी जो एक डर हावी हो जाएगा और वो शायद कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जी जी। वो इतना शांत रहते हुए उसको बोलता है रिक्वायर्ड एनी असिस्टेंट, वो जो बोलता जाता है, सभी एयरक्राफ्ट को काम कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं आरटी साइलेंस बोलते हैं। सब एयरक्राफ्ट को हटा दिया जाता है और सिर्फ उस एयरक्राफ्ट को सुना जाता है। इंटरनली इतनी सारी एजेंसीज होती हैं, सबको बताया जाता है। फायर होती है, उसको अलर्ट मोड पे डाल दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इमरजेंसी। लेकिन बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। मैंने जब मेरी उदयपुर पोस्टिंग थी, एक इमरजेंसी डील की थी, एंड रियली बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस होता है। मेरा ये मानना है कि कभी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन, ऐसी नौबत ना जी। सर, अभी आपने बताया कि प्रणय ने भी पूछा था कि आपातकालीन स्थिति में कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, किस तरह से क्विक रिस्पांस देना होता है। ऐसी आपात स्थिति अभी कुछ वक्त पहले आई थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से था कि सारे एयरबेसेस को बंद करना था। ऐसे में जब आप वहाँ कंट्रोल करते हैं एयर ट्रैफिक को, उसमें आपकी जिम्मेदारी उस वक्त कितनी बड़ी थी? क्योंकि एरोप्लेन उड़ नहीं रहे थे और जो मिनिमम हाइट पे कुछ अगर उड़ भी रहे थे तो उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा आप पर थी। कितनी जिम्मेदारी बड़ी थी? किस तरह से उस पूरी सिचुएशन को आप लोगों ने डील किया सर? इनफैक्ट आपने बड़ा सही क्वेश्चन पूछा है। सब लोग आम जिंदगी जी रहे थे, लोगों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जी जी। लेकिन हम एयरपोर्ट के ऊपर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एक अलर्ट मोड में थे। जैसे एयर फोर्स अलर्ट मोड पे थी, ऐसे ही हम अलर्ट मोड पे थे। हमारी सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी। बिल्कुल। मेरा वैसे तो 24 आवर्स का ही जॉब है, लेकिन मेरे को इंस्ट्रक्शन थे मॉर्निंग में 9 से नाइट में 9 तक ड्यूटी पे ही रहना है।
और ड्यूटी पे रहने का मतलब ये है कि जो भी ऐसे कुछ क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं जो उनको लेना होता है, या कुछ भी सिचुएशन एस्केलेट हो जाए, उस टाइम पे एक सीनियर कंट्रोलर है उसको कैसे डील करे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ रहना था। एंड इस ड्यूरेशन के अंदर अपने यहाँ जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर कई एयरक्राफ्ट भी आए हैं। अच्छा। एंड जैसे जोधपुर से ग्वालियर जा रहे थे, ग्वालियर से जोधपुर आ रहे थे, बहुत सारा एम्यूनिशन, एयरक्राफ्ट, फाइटर इधर से उधर हुए हैं जी। वो एयरक्राफ्ट ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर नहीं उड़ रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा हाई लेवल पे उड़ेंगे तो दूसरे कंट्री के रडार के ऊपर वो ट्रैक हो जाएंगे जी। तो वो लो लेवल के ऊपर जैसे 4000 फीट से लेकर के 4000 फीट से लेकर के 10,000 फीट तक फ्लाई कर रहे थे। वो न हमारे से कांटेक्ट करना था उनको, अच्छा, न किसी को कुछ नहीं, न रडार पे डिटेक्ट होने चाहिए थे। उनके लिए कॉरिडोर बना दिए, जा रहे हैं एयरक्राफ्ट जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे जो कॉमर्शियल फ्लाइट्स हैं जी, उनका भी मूवमेंट हो रहा था, तो हमें उन एयरक्राफ्ट को इनसे सेपरेट भी करना था। अच्छा। और इनका कंटिन्यू फ्लो जो मूवमेंट था वो भी बनाए रखना था जी। एंड जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट इसलिए बढ़ जाता है कि जब आपके 1 आवर में मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं तो कभी भी कोई भी इमरजेंसी डेवलप हो सकती है। और सर उस वक्त तो देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल था। आंतरिक सुरक्षा, और उसके अंदर हमारे को टाइट लिप भी रहना है, किसी को कुछ बोलना भी नहीं है, बताना भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे कॉल आते हैं जो पाकिस्तान के जो जासूस होते हैं ना जी जी, उनके बहुत मोमेंट कॉल आते रहते हैं। अपने आप को कहेंगे मैं एयरफोर्स से हूँ और मेरे को बताओ यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट आने वाला था, उसका क्या पोजीशन है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम किसी को भी मोबाइल के ऊपर ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पास करते हैं। हम पहले उसके वेयर अबाउट को कंफर्म करते हैं और हमारी जो हॉटलाइंस हैं एयरफोर्स के साथ में, हॉटलाइंस का मतलब मैं फ़ोन उठाया, सीधी बात की जी, उस लाइन के ऊपर ही हम किसी को एंटरटेन करते हैं, उसके अलावा किसी से बात भी नहीं करते ऐसी सिचुएशन के अंदर। लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट रहा, क्योंकि स्ट्रेस तो वैसे ही जो भी स्ट्रेसफुल है जी, और ऊपर से फिर जब पूरा देश ही स्ट्रेस के अंदर है जी 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 जी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अंदर मैं तो ये कहता हूँ अच्छा भी लगता है। तो आपका जो के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था, क्या उसको मिलिट्री ने एक्सेस किया था आपकी जगह पर? नहीं, जनरली वो ऐसा एक्सेस नहीं करते हैं। कुछ लोग आते हैं वहाँ पर अलग से, जैसे अपने आर्मी के भी आते हैं एंड पुलिस के भी आते हैं जी, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक वाइटल इंस्टॉलेशन माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन माना जाता है। क्योंकि अगर आपने उसको नुकसान पहुंचा दिया तो फिर तो एयर के अंदर जितना भी है वो मैस हो जाएगा। बहुत सही कहा आपने। हाँ। तो वहाँ पर बहुत सारी अलग से फोर्स, CISF की भी अलग से फोर्स लगा दी जाती है। हर किसी की एंट्री पॉसिबल नहीं हो पाती है, लेकिन चैनल टेक ओवर नहीं कर सकते। उसका नहीं करने का कारण ये होता है कि एयरफोर्स के सेपरेशन स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो अपने सिविल एयरक्राफ्ट के सेपरेशन स्टैंडर्ड से अलग होते हैं। उनके तो 2 एयरक्राफ्ट एक दूसरे की टिप से टिप मिला करके मूवमेंट करते हैं जी, अपने यहाँ पर टिप से टिप मिलाना तो दूर की बात, 5 नॉटिकल माइल का सेपरेशन रखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग यहाँ बैठ करके वो अपना डीलिंग नहीं कर सकते, सिविल एयरक्राफ्ट के साथ डील नहीं कर सकते। तो ट्रैफिक तो हम ही कंट्रोल करते हैं जी जी, स्ट्रेस हम ही लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट। चरण सिंह जी, ये जो माध्यम है कम्युनिकेशन का, आप नीचे बैठे हैं और 31,000 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन उड़ रहा है। हम अगर आपस में बात करें तो मोबाइल की फ्रीक्वेंसी है, मैं अपने मोबाइल से आपके मोबाइल तक बात कर सकता हूं, लेकिन आप जो नीचे से बात कर रहे हैं 31,000 फीट के ऊपर आपकी आवाज़ जा रही है, वो माध्यम क्या है? ये इनफैक्ट आजकल तो बहुत सारे नए नए माध्यम आते जा रहे हैं और एक्यूरेसी भी बढ़ती जा रही है जी। हम इसको बोलते हैं VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जी, जैसे 1 to 1 मेगाहर्ट्ज में होती है। अच्छा। तो ये फ्रीक्वेंसी जिनकी रेंज होती है, हम अपने यहाँ पे जो ट्रांसमीटर्स लगे रहते हैं और रिसीवर्स, जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर रिसीवर है, अपने यहाँ से हम ट्रांसमिट करते हैं। और ये इनफैक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं उसका मॉड्यूलेशन करके हम एयरक्राफ्ट तक भेजते हैं। और आजकल भेजने के कई सारे मीन्स भी बन गए हैं। अच्छा। इवन आजकल लेटेस्ट जो आ रहा है सैटेलाइट्स के बेस पे भी हो रहा है।
लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो VHF फ्रीक्वेंसीज का यूज़ करते हैं। जी जी जी। और इसके अंदर RCABs करके मतलब एक्सटेंडेड VHF का यूज़ किया जा रहा है, जिनकी रेंज है वो 250 नॉटिकल माइल तक क्लियर कट आता है। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी इतनी बढ़ गई है, हर जगह पर सूचना और प्रौद्योगिकी ने अपनी जगह ले ली है। वहाँ पर एक शब्द आता है आजकल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या सर भविष्य में हम ऐसा मान सकते हैं कि AI इतनी हावी हो जाएगी कि मैन पावर को कम करे, जो काम जैसे आप कर रहे हैं एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, क्या कुछ भविष्य में ऐसी संभावना है या कुछ ऐसे यंत्र बन सकते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बन सकते हैं जो आपके काम को, मैन पावर को कम करके AI वो काम करने लग जाए? इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है मैम, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में आ रही हो, वो इंसान की लाइफ को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए है, आरामदायक बनाने के लिए है। जी। मैं जहाँ तक सोचता हूँ, पहले अगर आप लोगों को याद हो, पहली बार हिंदुस्तान में कंप्यूटर आया था, लोगों ने बड़ा विरोध किया था। लोगों ने कहा था कि लोगों की जॉब चली जाएगी, जबकि मैं जहाँ तक सोचता हूँ आज कंप्यूटर सबसे ज़्यादा जॉब दे रहा है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जी। उसके बाद में अब लेटेस्ट का एक एग्जांपल दूंगा, रिलायंस जब छोटे मॉल बना करके उसमें सब्जी बेचना चालू किया तो बड़ा विरोध हुआ था। कहने लगे कि रिलायंस वाले हैं, ये ठेले वालों को ख़त्म कर देंगे। जी जी जी। ऐसा नहीं हुआ, मार्केट और बढ़ा। अच्छा। ऐसे ही मेरा ऐसा मानना है, ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही है, ये लोगों के जीवन को और ज़्यादा सुरक्षित बनाएगी, अच्छा, और ज़्यादा आरामदायक बनाएगी। एंड जहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी इंसान की जगह ले नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है। जी जी जी। जिसका एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। टेक्निकली हम कितने भी स्ट्रॉन्ग बन जाएं, क्या आज तक जी ब्लड की, खून की एक बूंद बना पाए हम? नहीं बना पाए, बिल्कुल नहीं बना पाए। जबकि प्रकृति ने जब बारिश होती है, एक पानी की बूंद जमीन पे गिरती है, एक जीव पैदा होता है और उसमें ब्लड होता है। एक बूंद तो उसमें ब्लड की मिली जाएगी। जी जी जी। मैं बहुत सारे जीवों का नाम बता सकता हूँ। एक तो ऐसा जीव है जिसको हम हमारे शेखावटी में तीज बोलते हैं। अच्छा। एकदम रेडिश मलमल के जैसी होती है, छोटा सा होता है। जी जी जी। प्योर ब्लड होता है, पानी की एक बूंद डलते ही पैदा होता है। अच्छा। आज साइंस 100 हेक्टर जमीन के अंदर फैक्ट्री भी लगाए तो एक बूंद नहीं बना सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। तो प्रकृति की कंपैरिजन नहीं की जा सकती, ये सब्स्टिट्यूट है, एक छोटा सी ऐसी चीज है जो आपके जीवन को और सुंदर बना रहा है। डिपेंड करता है कि आप उस टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करें। टेक्नोलॉजी, अब लोग एटम बम की बात करते हैं। एटम बम जो होता है, कितनी शानदार टेक्नोलॉजी है, कितनी एनर्जी डेवलप होती है अगर इसको पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है। बिल्कुल सही। डिस्ट्रक्टिव वे में यूज ना करो ना। जब हम डिस्ट्रक्टिव वे में यूज करके तो किसी भी चीज को हम नेगेटिविटी के अंदर कहीं भी लेके जा सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ हाँ। हालांकि अभी तक हमारे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर AI का प्रभाव नहीं आया है, लेकिन इन AI का प्रभाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पर ज़्यादा कारगर है जहाँ पे लोग, मैन पावर कम है, और जहाँ पे हाई रिस्क वाले काम हैं, जहाँ पे इंसान की ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी ज़्यादा कारगर है। आपने बहुत उत्तम बात की है चरण सिंह जी, लेकिन अब क्या है, बातें तो कर, आपकी जो बातें हैं उसको हम बिल्कुल ऐसे सुन रहे हैं जैसे हम किसी ने कहानी सुन रहे हो। वास्तव में इतनी आकर्षित करने वाली बातें हैं, और ये विज्ञान भी ऐसा ही जिसको जितना जाना जाए उतना कम है, लेकिन अब समय का तकाजा है। जितनी भी आपने बातें की उसके लिए तो आपका बहुत बहुत आभार। ये बिल्कुल उससे अलग है प्रज्ञा कि हम फिल्म में देखते हैं कि एक प्लेन उड़ रहा है और नीचे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बात कर रहा है। ये तो फिल्मी दुनिया थी, लेकिन असलियत सामने आज हमने चरण सिंह जी के मुँह से सुनी उन शब्दों से। तो चरण सिंह जी, अलबेलो राजस्थान में आप आए, अपनी इतनी उत्तम और काफ़ी तकनीकी जानकारी जो दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में आकर के जी, और मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जो सूचनाएं दी हैं ये बहुत ही उपयोगी रहेंगी
लोगों का आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए। जी 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 बिल्कुल। और मैं आपको नमस्कार करता हूँ सर। अरे अच्छा लगा जी, आपके साथ नॉलेज, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो आज की उत्तम जानकारी, जितना आपको ज्ञान था उसमें उसकी में बढ़ोतरी की होगी इस जानकारी ने। तो अगले अलबेलो राजस्थान में फिर आपसे मुलाकात होगी। आगे दीजिए प्रणय भारद्वाज को, प्रज्ञा को, और हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।